नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की दाखिली सियासत से नज़र हटा के मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को हम डिस्कस करेंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मशरक़ वस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में जो कुछ भी हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा अहम, कहीं ज़्यादा माना खेज़ है ख़ुद पाकिस्तान के लिए। आज अलग सुबह ईरान ने अमेरिका के 2 बेसिस पे इराक़ में 1 दर्जन से ज़्यादा मिसाइल दागे, जिसको ईरान की हुकूमत और ईरान की मिलिट्री ने ऑफिशियली तौर पे, फॉर्मली तौर पर एडमिट किया। हालांकि इससे पहले ईरान जो भी चीज़ें करता है वो किसी न किसी प्रॉक्सी के ज़रिए की जाती हैं और कभी ईरान की हुकूमत, वहाँ की रियासत ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। ईरानी ज़राए अबलाग का ये दावा है कि इन हमलों में 80 से ज़्यादा लोग जाँ बहक हुए हैं। ताहम जो बैनुल-अक़वामी ज़राए हैं और अमेरिका के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि हमले किए ही इस तरह से गए हैं कि इसमें कोई मारा ना जाए। रात को ये हमले किए गए हैं और ये कैलकुलेटेड मूव थी जिसमें ईरान ने अपना रिजॉल्व तो शो किया है, लेकिन कोशिश ये की है कि अमेरिका की तरफ से कोई नुकसान ना हो। और ये दर हकीकत 2 चीज़ें की हैं, दुनिया को डी एस्केलेशन और मॉडरेशन और रेस्ट्रेंट का पैगाम दिया है और ईरानी आवाम को ये पैगाम दिया है कि ईरान ने अमेरिका पे हमला किया है। आज सुबह यूक्रेन का एक जहाज़ बोइंग 747 जो तेहरान के एयरपोर्ट से उड़ रहा था वो हादसे का शिकार हुआ। फ़्लाइट करते ही, उठते ही जहाज़ जो है वो धमाके से फट गया और 173 लोग जो हैं उसमें बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है जाँ बहक हुए। उसके बारे में भी बहुत सी स्पेकुलेशन है कि क्या ये महज हादसा था या ये कोई जंगी कार्रवाई का नतीजा था, बिकॉज ईरान के मिसाइल हमलों के चंद घंटों के बाद ही यूक्रेन का त्यारा जो है वो तेहरान एयरपोर्ट से तबाह हो गया। जो कुछ आज हुआ इसके बाद क्या ईरान और अमेरिका में एक मुकम्मल डी एस्केलेशन हो जाएगी, मज़ीद बातें आगे नहीं बढ़ेंगी, या एक नई किस्म की जंग का ये पेशे खैमा है और इससे खित्ता किस तरह से मुतासर होगा? इस पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं एम्बेसडर जनाब खालिद खटक साहब, जो पाकिस्तान के रूस में, मॉस्को में एम्बेसडर रह चुके हैं, सेंट्रल एशिया में भी सफारतकार की हैसियत से सर्व कर चुके हैं। मेरे साथ ही स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, जो कि CEO हैं CRSS के सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के, कई किताबों के ऑथर हैं, इन इशूज़ पे बहुत लिखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम बोथ माय गेस्ट इन द स्टूडियोज़। और नाज़रीन, मुझे वाया DSNG ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ दुरानी साहब, जो पाकिस्तान के ईरान में, तेहरान में एम्बेसडर रह चुके हैं। और मुझे वाया वीडियो लिंक और सेटेलाइट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, जो एक प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट और कमेंटेटर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं आसिफ दुरानी साहब से शुरू कर सकूँ, चूँकि आसिफ दुरानी साहब ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, वहाँ के मामला को बहुत गहरी तरह से देखा। आसिफ दुरानी साहब, मेरा ज़ाती तौर पर एक ख्याल था कि ईरान कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ सियासी तौर पे वावेला मचाएगा, अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को कंडेम करेगा और इस किस्म का हमला करने का रिस्क नहीं लेगा जिसमें अमेरिका को रिटेलिएट करने का मौका मिले। आप क्या हमें बताएंगे, क्या वजह है कि ईरान नहीं रुक सका और ईरान ने ये मिसाइल हमला किया? मेरे ख्याल में ईरान ने ये करना था क्योंकि IRGC के जो अल-कुद्स ब्रिगेड है वो उसकी ओवरसीज लाइबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट वो इराक में भी हैं, सीरिया में भी हैं। और जनरल सुलेमानी जो है उनका जो एक आइकॉनिक स्टेटस था ईरान के अंदर भी और ख़ित्ते के अंदर भी, तो उसके वजह से और फिर जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई, जब उन्होंने कह दिया कि हाँ इसका बदला लिया जाएगा, तो इसका मतलब है कि इट वाज अ फाइनल वर्ड। इसमें किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए क्योंकि आयतुल्लाह ख़ामेनेई बज़ात ख़ुद भी जो है वो सुप्रीम कमांडर हैं ईरानियन आर्म फोर्सेस की, जिसमें रेगुलर आर्म फोर्सेस भी हैं और पासदारान यानी जिसे हम IRGC कहते हैं, ये उसके भी सुप्रीम कमांडर है। ये होना था, लेकिन जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, उसमें ईरान ने भी कंट्रोल तरीके से ये हमला किया है। ईरान के ये बगदाद के वेस्ट में है ये अल असद बेस, जो मोस्टली बड़ा बेस है और तकरीबन 25 स्क्वायर माइल्स पे फैला हुआ है। यही बेस अब अमेरिका ने शर्त रखी है कि अगर इराक हमसे चाहेगा कि हम इसे खाली करें तो उसे पैसे देने होंगे, जिस पे उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं। खैर ये एक हटके इशू है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ ने भी इस सिलसिले में जो है एक्नॉलेजमेंट किया कि इसका हमने एक रिटेलिएशन की है। और लेकिन साथ ही एंड ही हैज़ इन्वोक्ड आर्टिकल 51 ऑफ द UN चार्टर which allows the states
फॉर सेल्फ डिफेंस एंड फॉर टू प्रोटेक्ट देयर सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस। उन्होंने उसको इन्वोक किया है और उस सूरत हाल में, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वी डोंट वांट एस्केलेशन। तो इस तरह ये जो है एक तरह से कंट्रोल्ड थिएट्रिकल जो है एक्सरसाइज दोनों साइड से की गई है। और मुझे वैसे अगर हम ये किया जाए तो बट इट इज़ विद द कैवियट कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी यही कहा था कि वी डोंट वांट एस्केलेशन। अब देखते हैं कि ये दोनों अपने अल्फाज पर कब तक जो है कायम रहते हैं। जी मोहित साहब, मेरे साथ रहिए एम्बेसडर साहब। अगर मैं आपकी तरफ आ सकूं इम्तियाज कुल साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने तो जनरल कासिम सुलेमानी को और जो मुहंदस मेहदी मुहंदस से जो इराकी मिलिशिया की मोबिलाइजेशन फोर्स थी उसके हेड को मार डाला। वो एक फिजिकल एक्ट था। उससे पहले उन्होंने कताइब हिजबुल्लाह के 27 लोगों को भी मार डाला। तो उन्होंने मटीरियल एक्शंस किए। ईरान ने दर हकीकत मैसेज दिया है। ईरान ने हासिल क्या किया इससे? ईरान ने मेरा ख्याल है इंटरनली, यानी ईरान के अंदर जितना गम गुस्सा पाया जा रहा था उसको किसी हद तक वो डिफ्यूज़ कर पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरानी हुकूमत इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएगी, ना ही करना चाहेगी। और उनकी लगता है कि इंटेलिजेंस मालूमात बड़ी अच्छी थी। उन्हें मालूम था कि किस इलाके पे मिसाइल दागने हैं ताकि उसे अमरीकियों का खाली पड़ा है और अमरीकियों को खाली भी पड़ा। जी, तो उसमें मेरा ख्याल कैलकुलेटेड मूव इसी लिहाज से थी कि आप ऐसा काम करें कि जिससे आवाम भी खुश हो जाएं, अमेरिका को पैगाम भी चला जाए। जैसे जेम्स क्लैपर जो अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर भी थे, उनका भी ये ख्याल है, बल्कि और कई लोगों का भी, कि ये एक पैगाम दिया है ईरान ने कि अगर आपने मज़ीद कुछ किया तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इस पैगाम में भी कोई दमखम बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए अमली तौर पे चाहे वो ईरान है कि अमेरिकी इससे को बहुत इम्प्रेस नहीं होंगे। मैं नहीं समझता कि वो इम्प्रेस होंगे। जितनी उनकी लीथल वॉर टेक्नोलॉजी है, जितने हथियार हैं उनके पास और प्रिसाइज गाइडेड म्यूनिशंस हैं, उसकी मौजूदगी में मैं नहीं समझता कि कोई भी मुल्क ऐसी कोई हरकत करेगा, ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा जिसके नतीजे में सदर ट्रंप वही काम कर डालें जिसकी उन्होंने धमकी दी है। अगर 3-4 भी उन्होंने इस तरह के हमले कर दिए तो मैं समझता हूँ कि ईरान को ख़ुद अपनी हैसियत का पता चलेगा। और ख़ास तौर पे सिर्फ ये भी नहीं है कि उनके पास टेक्नोलॉजी की बरतरी है अमेरिका को, बल्कि अगर आप देखें कि बहरीन, कतर, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बशमूल इराक़ के हर तरफ अमरीकी फ़ौजें हैं, अमरीकी अड्डे हैं। तो इतनी आसानी 80,000 के करीब अमरीकी ट्रूप्स जो हैं, तो ईरान अमलन वहाँ पे घिरा हुआ है एक लिहाज से। ऊपर टेक्नोलॉजी है, नीचे अफवाज हैं, तो और उसके जनूब में और जनूब मगरिब में। तो मेरा ख्याल है ईरानियों को अपनी जो लिमिटेशन है उसका भी पता है। खालिद खड़क साहब, अमेरिका ने ईरान को बांध के रखा हुआ है, मिलिटरीली भी, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी बांध के रखा हुआ है, बेदस्तो पाक किया हुआ है। ईरान कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। आपको ख्याल है कि सूरत हाल इसी तरह से चलेगी कि ईरान कुछ करेगा इस नरगे को, इस हल्के को तोड़ने के लिए? देखें, पहले तो मैं दुरानी साहब के और इनकी बात से एग्री करता हूँ। ईरान को फेस सेविंग चाहिए थी, पर्टिकुलरली जब खमेनाई ने कहा फेस सेविंग इंटरनल चाहिए कि एक्सटर्नल चाहिए? दो डिफरेंट फेस सेविंग्स हैं। नहीं, जब खमेनाई ने कहा कि बदल देंगे और कुछ ना करते तो वो फिर लॉस ऑफ फेस होता। तो फेस सेविंग ईरान को चाहिए थी। और ये जिस तरह से दुरानी ने साहब ने पॉइंट आउट किया कि उन्होंने कहा कि जी ये हमने अंडर चार्टर ऑफ यूएन किए हैं, सेल्फ डिफेंस में किए और हम एस्केलेशन नहीं चाहते, तो बात ख़त्म, कि कॉल इट क्विट्स। इन अ वे ये मैसेज है। अच्छा, दूसरा जो है मेरा अपना ख्याल ये है कि इमीडिएट रन में तो ठीक है कि वो ईरान में बड़े जलसे जुलूस हुए हैं। लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल में ईरान के मॉडरेट्स को स्ट्रेंथन होंगे इससे। मॉडरेट स्ट्रेंथन होंगे? हाँ। वो कैसे? वो इसलिए कि वो ये कहेंगे कि जी ये जो आप हार्ड लाइन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं या कर रहे थे, इसका आखिर में इससे जो आग लगेगी वो ईरान के अंदर लगेगी। हाँ, लेकिन ईरान में तो जब मॉडरेट्स थे भी तो अमेरिका के ताल्लुकात ईरान से बेहतर नहीं हो सके। जैसे मोहम्मद ख़ातमी जो थे, ख़ातमी, तो वो ख़ातमी जो है उसके भी कोऑपरेट नहीं कर सके। फिर अहमदी नजद आ गए, फिर हसन रूहानी है, वो भी रूहानी देखें, रूहानी ने तो हगाना मैसेज तक दे दिया। कभी आपने सुना कि रूहानी ने मुसलमानों के लिए ईद पे कोई मैसेज भेजा है? लेकिन यहूदियों के लिए उन्होंने हगाना पर मैसेज भेजा। दिस इज एग्जैक्टली माय पॉइंट कि ईरानियंस ने तो जितनी वो एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड कर सकते थे इजराइल को, अमेरिका को, वो की है। हाँ, नहीं,
डिप्लोमेसी में बहुत अच्छे हैं। नहीं, फंडामेंटल चीज़ ये है कि देखें, ये रख रखाव या ये जी आओ हम तो दोस्ती चाहते हैं वो करते हैं, ये वेस्टर्न माइंड के साथ ये काम नहीं करता। तो वेस्टर्न माइंड चाहता क्या ईरान से? क्या आप न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करें, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करें। Is this the- अच्छा, दूसरा ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे तो बात हो गई थी, JCPOA जो था। हाँ, बात हो गई थी लेकिन उसमें ख़त्म नहीं हुआ था। जल साहब, जो पोस्ट पुलवामा एंड पोस्ट बालाकोट हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक्सचेंजेस हुए, मुझे उसमें शक है कि जब हिंदुस्तान ने बालाकोट में पहाड़ियों पे अपने स्पाइस मिसाइल्स और रॉकेट्स फेंके, मकसद उनका भी ये था कि मदरसे को हिट ना किया जाए। उन्होंने जानबूझ के नीचे फेंके, वो भी एक पैगाम देना चाह रहे थे, वो एक नया स्ट्रेटेजिक पैराडाइम इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और पाकिस्तान, असम्पशन ये थी कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। पाकिस्तान ने भी अगले दिन जब रिस्पॉन्ड किया, टारगेट लॉक इन किए, लेकिन टारगेट्स के करीब हिट इन किया। हालांकि हिंदुस्तान की टॉप मिलिट्री और एयरफोर्स की जो लीडरशिप थी वो फॉरवर्ड एरियाज में मौजूद थी, बेसेस में मौजूद थी। अगर पाकिस्तानी एक्चुअल ब्रिगेड कमांडर्स को या हेडक्वार्टर्स को हिट करते तो हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा इंसान जो है नुकसान होता, मटेरियल नुकसान होता, जानी नुकसान होता। लेकिन पाकिस्तान ने भी दर हकीकत स्ट्रेटेजिक पैराडाइम इस्टेब्लिश किया कि हम आपको ये मौका नहीं दे रहे कि आप हमारी टेरिटरी में आएँ और मिसाइल मार के चले जाएं। आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे, ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान है और जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान है बैलेंस ऑफ पावर, इसको कैसे कंपेयर करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी होती रही और वो उससे मोदी हमेशा कहता रहा कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। उससे भी उनके पब्लिक में एक ऐसी फीलिंग डेवलप हो गई कि इंडिया जो चाहे कर सकता है और उसको करना चाहिए, और उससे पॉलिटिकल माइलेज भी मिलती रही मोदी को। चुनाचे वो उनके नैरेटिव झूठ पे मबनी रहे। वो सर्जिकल स्ट्राइक ले लें, पुलवामा के बाद बालाकोट का अटैक ले लें, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ थी जो उन्होंने क्लेम की कि हमने 300 लोग मार दिए हैं, जो लोग चैलेंज करते रहे। लेकिन उनके अपने लोगों में तो आंखें बंद करके वो यकीन कर लेते हैं जो भी उनको बताया जाता है और खुश हो जाते हैं, उस पर उनको इत्मीनान हो जाता है। मेरा ख्याल है मोदी को यही चाहिए होता है। पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दी वो एग्जैक्टली यही थी कि आपने कतन उन मिलिट्री टारगेट्स को नहीं छेड़ा, उनको मारा नहीं, बल्कि उनसे थोड़ा दूर हटके ये जाहिर कर दिया, मैसेज दे दिया कि हम हिट कर सकते हैं। ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के सिनारियो को अमेरिका और ईरान से वैसे कंपेयर करना बड़ा वो मुश्किल है। वो चीज़ यानी कि रिस्पॉन्स के नुक्ता निगाह से अगर आप देखें तो वो मुश्किल है। हमने इंडिया को ये कहा कि जनाब अगर आप 3 मिसाइल दागेंगे तो हम 9 मारेंगे। एक कुछ ना कुछ आपका कुछ बैलेंस आपने मेंटेन किया हुआ है, जैसे हम ये कहते हैं कि आपने एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस अचीव करने की आप कोशिश करते रहते हैं। गो इम्बैलेंस तो मौजूद है, लेकिन ईरान का और अमेरिका का इम्बैलेंस बहुत शदीद है। अगर गलती से भी वहां पे कोई एक अमेरिकन मर जाता उस बेस के ऊपर, तो मेरा अपना ख्याल है कि बड़ी मैसिव रिस्पॉन्स आनी थी। आपने देखा कि इसके फैसले ट्रंप के को बहुत रैशनल नहीं होते, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि वो अमेरिकन लाइफ को प्रोटेक्ट करने में या उनके दिफा के लिए वो बिल्कुल ऑल आउट तैयार हो जाते हैं इस काम के लिए। अब आपने देखा कि ये इतना बड़ा रिस्क, एक बड़ा गलत काम किया उन्होंने जो सुलेमानी को मारा, इसकी कोई वैसे जवाब नहीं है, लेकिन पीछे जो शाखसाना था, एक अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर मारा गया, फिर उन्होंने 25 मलेशिया के लोग मारे और उसके बाद इसको भी सुलेमानी को मार दिया। सो दे गेव ए वेरी स्ट्रांग मैसेज। तो अभी भी अगर अमेरिका का वहां पे कोई नुकसान हुआ है तो रिप्रेजल बड़ी शदीद आएगी, जो पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं थी। नहीं, नुकसान हुआ ही नहीं है सर। एक तरह का म्यूचुअल जी आप क्या आप सर, वहां नुकसान तो नहीं हुआ, बिकॉज सारी रात से वो देख रहे हैं और जल सर नहीं, वो नुकसान नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि ईरान उसी तरह जिस तरह इंडिया कहता रहा, ईरान अपने लोगों को कह रहा है कि जनाब 80 के करीब लोग मार दिए, जबकि अमेरिकी कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ। अब जब कोई नुकसान नहीं हुआ तो तब भी एक सुपर पावर है जिसने अपना इमेज बरकरार रखना है और दूसरी तरफ वो एस्केलेशन भी नहीं चाहते, तो उनको भी कोई ना कोई हल सोचना होगा, तभी वो बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं उठा रहे। सुपर पावर की एक अपनी एक प्रेस्टीज है, एक इमेज है, इंटरनेशनली उन्होंने अपना एक ऑरा रखा हुआ है, उसको भी सेटबैक होगा अगर कुछ ना करें तो। अच्छा, मेरे साथ रहिए, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग नुक्ता आ गया है।
इम्तियाज़ गुल साहब, ये ईरान में तो मीडिया कंट्रोल्ड है, इतनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं, इतने अखबारात नहीं हैं, खुल के लिख नहीं सकते, खासा सेंसरशिप है, खासी क्लोज सोसाइटी है, लोग ग़ालिबन इंग्लिश भी इतनी शायद नहीं बोलते होंगे। हिंदुस्तान में तो 200-300 मिलियन लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, दुनिया भर के ज़राए इब्लाग मौजूद हैं, उसके बावजूद ये कैसे मुमकिन है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने पहले एक सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक कर दी 2016 में, और हिंदुस्तान के लोगों ने उसको बिलीव कर लिया, फिल्में बन गई, ड्रामे बन गए। उसके बाद उन्होंने बालाकोट में ये दावा कर दिया कि हमने 350 लोगों को मार डाला है, उसको भी लोगों ने क्लेम कर लिया। फिर उन्होंने अभिनंदन बेचारे का बदनसीबी से जहाज ही गिर गया, वो कैप्चर हो गया, जिंदा साला सलामत पाकिस्तान की चाय शाय पीता रहा, उसके बावजूद वो हीरो बन गया। ठीक है, दूसरे जहाज़ का उन्होंने रशिया से कभी ऑडिट नहीं कराया कि भाई SU-29 31 का जो है वो क्या हुआ। ये हिंदुस्तान कैसे मैनेज कर लेता है? मतलब ईरान तो चले मुझे समझ आती है कि क्लोज्ड है, सोसाइटी है, वो मैनेज कर लेते हैं कि जी हमने 80 अमरीकी मार दिए हैं बेस के अंदर, उनका चल जाता है। हिंदुस्तान का कैसे चल जाता है मीडिया में? नहीं, लेकिन मुझे हिंदुस्तान का भी तो एक वक्ती तौर पे वो अपना नैरेटिव बेच पाते हैं ना। देखिए, बाद में फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन और कुछ दूसरे अखबारात ने उसका रोल का पोल खोल दिया था जो भारत ने दावे किए थे। मतलब वक्ती तौर पे तो आपकी चूँकि इंफॉर्मेशन मशीनरी जो है वो इतनी बड़ी है भारत के अंदर, फिर आपके चाहने वाले, इनके चाहने वाले अमेरिका और मगरब में भी बहुत हैं, वो भी वही बातें उठा के दुनिया भर में मशहूर कर देते हैं। ईरान के पास वो एडवांटेज नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि जो भी इस किस्म के जो दावे होते हैं वो हमेशा स्क्रूटनाइज होते हैं, और भारतीय झूठ का पोल अमरीकी इदारों ने खोला। लिहाजा अगर कोई ये कहे कि बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी थी, वो मैं नहीं समझता कि कामयाब स्ट्रेटजी थी। आपको याद होगा कि 23 या 24 अगस्त को भारतीय ज़राए इब्लाग ने ये कहना शुरू कर दिया था गुज़श्ता साल कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। पूरा दिन वहाँ पे तमाम टाइम्स ऑफ इंडिया, जो टाइम्स नाउ और NDTV, उन पे ये ख़बर चलती रही। अब एक 15-20 घंटे तक उन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी नाम बदनाम किया कि वो चला जाएगा उसमें ब्लैक लिस्ट में, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि 2 महीने के बाद इजलास हुआ, उसमें कहा कि नहीं जी इन्होंने ग्रे लिस्ट में ही रहना है। तो वक्ती तौर पे तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एक होता है ब्लिट्सक्रीग, उसको कहते हैं कि आपने एक एक्शन किया, बयान दागा, लोगों ने। बेसिकली पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान वो जो पावर डिफरेंशियल, स्ट्रेटेजिक डिफरेंस जो है पावर का, वो उस तरह का नहीं है जिस तरह का अमेरिका और ईरान के दरमियान है। और हिंदुस्तान कोशिश करता है कि उसी किस्म की एक स्ट्रेटेजिक पैराडाइम साउथ एशिया में इस्टेब्लिश कर ले, वो नहीं कर पाता और उसको पोस्ट बालाकोट लेने के देने पड़ गए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पैराडाइम इस्टेब्लिश करते थे, एक तरह से रिवर्सल हो गया। अच्छा, वो बुनियादी तौर पे, सॉरी आप दूसरे मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन जो भारत ने गलती की है बुनियादी तौर पे वो ये है कि हमारी सरहदें जुड़ी हुई हैं, हम साथ साथ हैं। यानी अगर वो ये नहीं तसव्वुर कर सकते कि यहाँ पे एक हमला करेंगे एंड दे कैन गेट अवे विद इट। अमेरिका का इस मामले में बराह रास्त नुकसान जो है बहुत कम होगा, बहुत होगा तो उनके बेसिस पे कोई लोग मारे जाएंगे। ईरानी या फॉर दैट मैटर कोई भी दूसरा मुल्क अपने मिसाइल अमरीकी सरजमीन तक नहीं पहुंचा सकता। तो लिहाजा अमेरिका तो बड़ी उसका लिबर्टी है उसके पास कि वो जो भी एक्शन लेना चाहे दूसरे मुल्कों में वो लेके चले जाते हैं। वक्ती तौर पे उनको सेटबैक होगा, हो सकता है एक आध अमरीकी भी मारा जाए, लेकिन आने वाले महीनों में मैं समझता हूँ कि तमाम तर इनके वादे वईद के बावजूद अमेरिका के लिए इस खत्ते में, अफ़गानिस्तान में और मिडिल ईस्ट में हालात मज़ीद ख़राब होंगे। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, आप सब लोगों से, अपने पार्टिसिपेंट्स से नाज़रीन, मैं ये भी समझना चाहूँगा कि जो 21वीं सदी के शुरू में और गुज़िश्ता 20, 25, 30 बरस में जो एक शदीद स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस पाया जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास इस किस्म की एयर पावर है, इस किस्म की प्रिसिजन एबिलिटी है टारगेट करने की, जो दुनिया में किसी और ताकत के पास नहीं है। शायद ही एक मुल्क है जो किसी हद तक अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है मिलिटरीली, और रशिया है। उसके अलावा कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो अमेरिका की मिलिट्री पावर के सामने 12 घंटे या 24 घंटे खड़ा हो सकता हो। इसकी इम्प्लिकेशंस जो हैं इस ग्लोबल ऑर्डर के लिए, दुनिया के लिए क्या है। लेकिन इससे पर एक वक्त पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सीधा चलना चाहूँगा एम्बेसडर जनाब आसिफ दुरानी साहब की तरफ। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब जो हैं वो ईरान के अंदर पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं। आसिफ दुरानी साहब, जब 8 बरस तक अमेरिका की ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने
ईरान के साथ नेगोशिएट किया, जिसे 5+2 कहा जाता है, जिसके अंदर रशिया भी था, चाइना भी था, उसमें बरतानिया भी था, उसमें फ्रांस भी था, उसमें जर्मनी भी था, और ये इतना बड़ा एक प्रोसेस हुआ 8 बरस की नेगोशिएशन का, जिसके नतीजे में ईरान US जो न्यूक्लियर डील थी वो हुई, जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जिसका असल नाम है। उस JCPOA से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनिलैटरली वो उससे आके निकल गए। आप क्या समझते हैं कि ये क्यों निकल गए? ये बुनियादी तौर पर अमेरिका का इंटरेस्ट है इसमें से निकल जाना, ये इसराइल या सऊदी अरब की लॉबीज़ इतनी ताकतवर थी अमेरिका के अंदर कि उन्होंने वो इसमें से निकल गए? और अगर वो लॉबीज़ इतनी ताकतवर हैं तो फिर इस खित्ते का मुस्तकबिल है क्या? जी, ये तमाम फैक्टर्स इसमें शामिल थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो अपने इलेक्शन कैंपेन में ही ये कह दिया था कि वो इस डील को नहीं मानते, और लेकिन अगर आप ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उन्होंने भी ईरान के खिलाफ सैंक्शंस नहीं उठाई थी उसके एडमिनिस्ट्रेशन के आखिर दिन तक। हाँ, ये अलबत्ता उन्होंने कहा था कि बाकी ममालिक जो हैं वो ईरान के साथ डील कर सकते हैं। तो जो अमेरिकन डिपार्टमेंट है ओफैक जिसे कहते हैं, उसने एक बाकायदा वो अथॉरिटी इशू की थी डायरेक्टिव के ओनली अमेरिकन नेशनल्स एंड एंटिटी दे कैन नॉट डील विद ईरान। तो इसलिए ये था कि अमेरिका ने एक्चुअली इस पूरे न्यूक्लियर डील में JCPOA में गुड कॉप बैड कॉप का रोल प्ले किया गया, जिसमें अमेरिका हमेशा से बैड कॉप रहा है और वेस्टर्न पावर्स जो E3 कहलाती हैं, UK, फ्रांस और जर्मनी, उन्होंने गुड कॉप का रोल प्ले किया था। जबकि रशिया और चाइना जो थे वो एक उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट किया, लेकिन साथ साथ उनका टिल्ट ईरान की तरफ भी था। वजह ये थी कि वो ईरान को किसी तौर पे भी इस रीजन में दे डिडंट वांट टू ट्रांस ईरान, तो ये उसका एक मेजर रीजन था। अलबत्ता हैविंग सेड दैट, जनरल सुलेमानी के मर्डर के बाद ईरान को जो पॉलिटिकल जो बेनिफिट हुआ है, डिप्लोमेटिक बेनिफिट हुआ है, वो ये हुआ है कि इराक के अंदर से ये आवाज़ें उठने लगी कि अमेरिका शुड लीव इराक। ये उसको जो जनरल सुलेमानी का मर्डर है या अमेरिका की इराक ने तो कह दिया, अमेरिका के ग्राउंड ट्रूप्स ने, पेंटागन ने लेटर भी लिख दिया, इराक की पार्लियामेंट ने, एम्बेसडर साहब, इराक की पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, इराक के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकन फोर्सेस के हेड को बुला के उनको कह भी दिया कि आपकी प्रेजेंस जो है वो हमें जंग में फंसा रही है, लेकिन अमेरिका फिर भी निकलना नहीं चाह रहा है। और वो लेटर भी उन्होंने लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि इन डेफरेंस टू द पोजीशन ऑफ द इराकी पार्लियामेंट हम अपने आप को रिलोकेट कर रहे हैं। तो उसके बाद कैबिनेट मेंबर जो हैं, जो सेक्रेटरी डिफेंस है मार्क एस्पर, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो ये तो पहली दफा हो रहा है कि अमेरिका की इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग डिफरेंट है और पॉलिटिकल थिंकिंग डिफरेंट है। जी हाँ, ये तो चल रहा है, इसीलिए तो अमेरिका इराक के अंदर एक ऑक्युपाइंग फोर्स है। उसको उन्होंने ईरान को जो अमेरिका को कभी भी इराक के अंदर लेजिटिमेसी हासिल नहीं थी, उसको UN की सैंक्शन भी नहीं थी ये। और जो अफगानिस्तान में जिस तरह से अमेरिका को UN सैंक्शंस थी, इराक के अंदर नहीं थी। तो इराक वॉज द वॉर ऑफ चॉइस, जबकि अफगानिस्तान वॉज द वॉर ऑफ नेसेसिटी। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो JCPOA से निकलने का जो था, इसमें अमेरिका ने अपने आप को डिप्लोमेटिकली डैमेज किया। एक एक्यूमुलेट हो रहा है अमेरिका के खिलाफ कि वो किसी भी डील्स को, किसी भी जो मुआहदे हैं उन पे पूरा नहीं होते। इससे यूरोप भी जो है उसको भी जो क्रेडिबिलिटी पे फर्क आ रहा है। नेटो के अंदर बजाते खुद जो है ये बहुत सारी जो है मुखासमा और इख्तलाफ की बातें सामने आ रही हैं। फ्रांस, जर्मनी जो है वो फोर फ्रंट में है। तो इसलिए अमेरिका के लिए चैलेंजेस हो रहे हैं और खासकर रीजन के अंदर जो है। जी जी हाँ, मैं खालिद खड़क साहब को इसमें, वैसे खालिद खड़क साहब, ईरान को दबा के रखना जो है वो क्यों इतना बड़ा इम्पेरेटिव है कि इतना अमेरिका कोशिश करता है ईरान को सप्रेस करने की? देखें, अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएं, इराक में जब अमेरिकन इन्वेजन हुई तो किसने उसको सपोर्ट किया? अयाद अलवी को जब प्रो कौंसल ब्रीमर ने अपॉइंट किया, और ये दुरानी साहब कह रहे थे कि फॉरेन ऑक्यूपेशन थी और इलीगल ऑक्यूपेशन थी, इसलिए कि UN
की इंडोर्समेंट उसकी नहीं थी। आप कह रहे हैं कि ईरान ने सपोर्ट किया इराकी इन्वेजन को। सिस्तानी ने फितवा दिया कि जी अमेरिकन के खिलाफ आप रेजिस्टेंस न करें। उसकी वजह ये कि वो उससे बहुत नफरत करते थे सद्दाम हुसैन से। एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा, वो जो अंग्रेजी में कहते हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हाँ अच्छा, तो नहीं, लेकिन आईसिस के खिलाफ भी दोनों इकट्ठे जद्दोजहद करते रहे जी। ईरानी और अमरीकी जो थे वो टुगेदर थे आईसिस के खिलाफ पिछले 4-5 साल से। हाँ, 4-5 साल से साथ थे। अच्छा, जो पहला मुल्क जिसको आयात अलवी ने विज़िट किया, उसको स्टेट विज़िट पे बुलाया गया, वो ईरान था। तेहरान में उसको जो है ना ऑफिशियल रिकग्निशन के अलावा उसको ऑफिशियली रिसेप्शन हुई। अच्छा, इसी तरह जनरल सुलेमानी की भी अमेरिकन के साथ डायरेक्टली बिल्कुल सही मुलाकातें होती रही। वो जो था ये जनरल पेट्रास को जो उसने लेटर लिखा था। मेरा सवाल ये है कि ये सब कुछ अगर है तो अमेरिका को इतना जोर क्यों लगाना पड़ रहा है ईरान को सप्रेस करने के लिए, रोकने के लिए? अमेरिकन कोई जोर नहीं लगा रहे, वो दे आर ओनली ट्राइंग टू सी टू डिस्टेबलाइज ईरान। और ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी keeps the initiative with the Americans besides American power। और ये स्ट्रेटजी में the unpredictable enemy। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं, इसका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ले ले। 40 बरस से ये जंग हो रही है कि अमेरिका क्लैरिकल रजीम को या इस्लामिक रेवोल्यूशन जो था ईरान का उसको फेल करना चाह रहा है। 40 बरस से, 40 बरस हो गए, 1980 से की कहानी शुरू है, लेकिन अमेरिका अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो सका। आगे क्या होने लगा है अब अगले चंद हफ्तों? उसको अमेरिका को कामयाब होने की शायद ज़रूरत भी नहीं है। उन्हें भी नहीं होगा। उन्हें इस खत्ते में उसको कहते हैं स्केयर क्रो, वो चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक हमने जिक्र नहीं किया है इसराइल का, कि इस खत्ते में है कि इसराइल और सऊदी अरेबिया का ही मेन मसला है। जी, तो उसमें चूंकि इसराइल के लिए देखिए ना, इस खत्ते में कौन से ममालिक खटकते थे। लिबिया था, वो डिफैंग हो गया। शाम बिल्कुल उसके करीब है, उसको उन्होंने बेड़ा कर दिया। इराक को बिल्कुल उन्होंने फारिग कर दिया। वाहिद अब ईरान रह गया था। अब इनकी गलती ये हुई कि जो इराक की इन्वेजन थी उसकी वजह से बिल वास्ता तौर पे ईरान का असर नफूज इराक में बढ़ गया। नहीं समझ आई, इनको उस वक्त शायद समझ नहीं आई है। तो अभी ले दे के उनका जो रह जाता है वो इसराइल एक मतमय नज़र रह जाता है कि किस तरह इसराइल के लिए जो ख़तरे का सबब बने वाले मुल्क हैं उनको आप दबा के रखें। और ये बुनियादी तौर पे एक नज़रियाती जंग है। और आप देखो जितने भी इस ईरान के अपने टेंटिकल्स, ये भी हमें मानना चाहिए कि जो प्रॉक्सी वॉर्स जिसको कहते हैं, वो चाहे शाम में है चाहे लबनान में है, उसमें वो बड़े माहिर हैं। उनके ताने बाने वहाँ भी मिलते हैं और वो बराह रास्त एक ख़तरा है इसराइल के लिए। जनरल साहब, ये जो सारी लड़ाई हो रही है मशरक़ वस्ता में, ये दर हकीकत इसराइल के बॉर्डर्स को और इसराइल की ताकत को सिक्योर करने के लिए है। इराक की जंग, शाम की जंग, लिबिया का डिफैंग होना और ईरान के गिर्द हल्का, बुनियादी मकसद यह है कि ईरान, इसराइल जो है उसका कोई चैलेंजर बचे ही ना मशरक़ वस्ता में। देखिए, इसके दो पहलू हैं। मैं जो इम्तियाज़ बात कर रहे थे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि बेसिक जो उसमें एलिमेंट है या एक फैक्टर है जो अमेरिका को एजिटेट करके रखता है या अमेरिका इतना एक एक्टिव रोल प्ले करता है, वो तो इजराइल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इजराइल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर अमेरिका को अपनी फोर्सेस यूज़ करनी पड़ती हैं, फोर्सेस प्लेस करनी पड़ती हैं और उसको इस खत्ते में अपनी प्रेजेंस रखनी पड़ती है, तो उसका एक ख़र्चा है, एक बोझ है बहुत बड़ा जो कि उनकी इकॉनमी पे आता है। लिहाजा ये ज़रूरी है उनके लिए कि साइमल्टेनियसली ईरान का एक ख़तरा अरबों के लिए बढ़ाया जाए, बताया जाए, उसको इस तरह पिक्चर पेंटिंग की जाए कि अरब थ्रेटन महसूस करें, उनको कहा जाए कि आपकी तेल की तरसील रुक जाएगी यहाँ से। लिहाजा उनसे पैसा वसूल किया जाए अपनी फोर्सेस को प्लेस करने का और अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उनके पास असला भी बेचा जाए। ये सारा काम, दोनों चीज़ें इकट्ठे हो रही हैं कि एक तरफ बेसिक जो स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इजराइल के लिए पूरे किए जा रहे हैं और उसका जो फॉल आउट, इकोनॉमिक फॉल आउट हो सकता था अमेरिका के ऊपर, उसको वो पूरा कर रहे हैं अरबों की जेबों से। लिहाजा अब वो उन्होंने जिस तरह बेसिस रखे हैं और जिस तरह फोर्सेस प्लेस की हुई हैं, उससे पहले आपने देखा कि यहाँ पे उन्होंने शिप्स के ऊपर वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की, अटैक करवाने शुरू किए और अरबों को कहा जी आप तो तेल यहाँ से भेज ही नहीं सकेंगे। लिहाजा वो सब परेशान हो गए और वैसे भी इन अरब मुल्कों में मुख्तलिफ जगहों पे ईरान ने अपना शिया कम्युनिटी यूज़ करके तो इन्फ्लुएंस भी रखा ही हुआ है।
सो वो एक बड़ी रियल सी पिक्चर डेवलप होती नजर आई और अरबों ने वेलकम किया अमेरिका को, अपनी खासतौर पे गल्फ स्टेट्स ने। तो इस तरह अमेरिका को ये एडवांटेज हो गया। अब दूसरी चीज ये है कि कल अगर अमेरिका यहां पे अपनी फोर्सेस बढ़ाता है या उसको प्रेजेंस का जवाब रहता है तो अल्टीमेटली उसने चाइना को कंटेन करना है, जो कि इंडियन ओशन में एक्सेस उसको मिल गई हमारी वजह से। अब उसके लिए आपने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के पास अरेबियन सी में उसने आके बहुत बड़े अपनी नेवल कंसंट्रेशन वहां पे कर दी है और ये किसी न किसी वक्त आके चाइना के लिए प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तक तो उनको मसला कोई नहीं था और इंडियन नेवी भी वो डेवलप कर रहे हैं, वहां वो कर सकते थे। तो हमारी वजह से कैसे मिल गई एक्सेस? कहीं हमने जो ग्वादर पे उनको दिया, एक्सेस दी, तो लैंड रूट आपने दे दिया ना, जो इंडियन ओशन में आपको देखें यहां पे अफ्रीका और मिडिल ईस्ट ये चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है, तेल ऑयल के लिए भी और अपनी ट्रेड के लिए भी। यहां उनका माल बड़ी बड़ी खपत होती है, खासतौर पे अफ्रीका में भी। तो इन चीजों के लिए वो उसको अगर अमेरिका अगर ईरान को इसको चीन को कंटेन करना चाहता था तो बेसिकली चाइना से थ्रेट तो उनको इकोनॉमी की है। उनको खतरा तो यही है कि अगले कुछ सालों में सालों में चाइना नंबर 1 इकोनॉमी बन गया तो अमेरिका की पोजीशन नंबर 2 हो जाएगी। ये बड़ा अच्छा नुक्ता आपने उठाया डेवलपमेंट रोकने के लिए बहुत अच्छा आपने नुक्ता उठाया। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, जरूरत होगी उनकी। दिलचस्प आपने पॉइंट उठाया, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक से जब वापस आते हैं नाजरीन, तो हमें बुनियादी तौर पे एक ही सवाल उठाना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो लड़ाई है और जिस तरह की स्ट्रेटेजिक सुपीरियॉरिटी अमेरिका और उसके एलाइज को ईरान पे है, उससे हमारे लिए क्या लर्निंग लेसन है? जहां हिंदुस्तान जो हमारा दुश्मन है, हमारा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, वो ये सोचता है कि उसको भी इसी किस्म का एक स्ट्रेटेजिक एज जो है वो पाकिस्तान पे होना चाहिए कि वो पाकिस्तान में कार्रवाई कर सकता हो, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना कर सकता हो। ये कि इसके लिए हमें क्या करना है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। अंग्रेजी ज़ुबान का एक मुहावरा है, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी जो कुछ हमारे लिए इसमें क्या है, ईरान और अमेरिका की चपकलिश और मशरक़ वस्ता के हालात के जो लर्निंग आउटकम है, सीखने की क्या चीज़ हमारे लिए है। क्योंकि हिंदुस्तान जब देखता है कि अमेरिका एक बड़ी ताकत है और वो दुनिया में कहीं पर भी हमला कर सकता है। पोस्ट एबटाबाद जब उसामा बिन लादेन के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर इंकर्जन की, जब सलाला की इंकर्जन हुई, उसके बाद से उससे पहले से हिंदुस्तानी इंटेलेक्चुअल्स, हिंदुस्तानी थिंक टैंकर्स, वहाँ के स्ट्रेटिजिक राइटर्स, वहाँ के अखबारात, वहाँ के एक्स जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, वो मसलसल ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर अमेरिका ये कर सकता है, फिल्म तक, बॉलीवुड की हद तक, कि अगर अमेरिका घुस के मार सकता है तो फिर हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता। पहले ये बातें सिर्फ ख्यालात की हद तक थी, फिर हिंदुस्तान ने 2016 में एक उड़ी के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक सो कॉल्ड पाकिस्तान में करने की कोशिश की, फिर पुलवामा के बाद बालाकोट पे एक सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया। हिंदुस्तान अभी भी सोचता है कि वो ये पैराडाइम इस्टेब्लिश कर लेगा। यहीं से हम बात का आगाज़ बढ़ाते हैं। इम्तियाज़ कुल साहब, क्या करना है पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान इस किस्म की स्ट्रेटेजिक सुपीरियॉरिटी और पैराडाइम पाकिस्तान पे इस्टेब्लिश न कर सके जो अमेरिका की तरह वो करना चाहता है? देखिए, वही दो बातें हैं। मुख्तसर से मैं कहूँगा कि चूँकि हम दोनों जुड़े हुए पड़ोसी ममालिक हैं और इसमें अगर कोई एक मुल्क कोई गलत काम करेगा तो उसका जवाब लाजमी होगा। कैपेसिटी की भी बात है ना, कैपेसिटी इस हमारे मामले में कैपेसिटी का मैं नहीं समझता इतना इशू है। साथ साथ जुड़े हुए बॉर्डर्स हैं, कुछ ना कुछ मुश्तरका तबाही का प्रोग्राम होगा। अगर किसी एक मुल्क ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले, ये बहुत बड़ा डिटरेंट है, बहुत बड़ी रुकावट है। ख़ास तौर पे इंडिया के रास्ते में कोई इस किस्म का काम नहीं करेगा जो कि बड़े मज़े से दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ अमेरिका कर लेता है या दूसरे ममालिक। लेकिन इसके साथ साथ मैं ज़रूरी समझूँ कि आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं कि हमारे लिए रोड मैप क्या होना चाहिए। बड़ा ज़रूरी है कि हमारी अफवाज, हमें उस पर एतमाद है कि वो अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, अपग्रेड करें, अपने आप भी अपग्रेड करते रहें, खामोशी से करें, लेकिन इसका ढंढोरा ना पीटें। इसलिए कि जब हम ढंढोरा पीटते हैं उसके ज़रिए हम मुस्तकबिल में इक़्तिसादी तरक्की के इम्कानात को महदूद करते हैं। वो कैसे? जो भी लोग जब हमारी बातचीत को सिक्योरिटी पैराडाइम से, सिक्योरिटी प्रिज्म से सुनते हैं तो वो समझते कि अच्छा ये मुल्क जो है तो ख़तरात का शिकार है, यहाँ पे सरमाकारी नहीं हो सकती। मैं बड़ी सफ़ीरों से भी बातचीत होती रहती है, गुफ्तगू होती रहती है, तो मैं बसद परफेक्ट करते हैं, मैं बसद एहतराम 2, 3, 4 को हम फायर करते रहते हैं ये बताने के लिए कि हमारी कैपेबिलिटी, वो नहीं करना चाहिए हमें। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए कि उनको बताने से क्या है, ये तो उस वक्त पता चलेगा जब एक्शन का मौका आएगा। फिर हम मेरा ख्याल साबित करें। डिटरेंस नहीं है जब हम अपना शो करते हैं। डिटरेंस देखिए मोहित, उनको मुझे और आपसे ज़्यादा भारतीयों को पता है कि हमारे पास इस वक्त क्या है।
वो हमें ढंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। मैं बसद एहतराम तमाम अपने जो हमारे मुक़्तदर हल्कों से कहूँगा कि खुदा के लिए हमें इस मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की के जो इम्कानात हैं उनके लिए रास्ता खोलना चाहिए। वेरी प्रोवोकेटिव पोजीशन बाय इम्तियाज गुल। ये ठीक कह रहे हैं, हमें किसी भी चीज का ढंढोरा नहीं पीटना चाहिए। आपको याद होगा कि जब लास्ट टाइम ये जो पुलवामा के बाद हमने किया तो आसिफ गफूर एक ही बात कहते थे कि हम इंडिया को सरप्राइज देंगे। ये टेक्नोलॉजी या ये जो वेपन सिस्टम्स एक्वायर किए हुए थे इनका कहीं जिक्र नहीं था और आपने सरप्राइज एलिमेंट अपना कायम रखा। हमेशा टेक्नोलॉजिकल सरप्राइज जो है वो आपको बहुत पे करता है, जंग के नुक्ता निगाह से भी, लिविंग असाइड कि आप अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए एक माहौल रखना चाहते हैं। लेकिन जो सरप्राइज होते हैं उनमें तीन चीज़ें ही होती हैं, एक आपको टाइम, दूसरा जो जगह जहां पे आप करना चाह रहे हैं कुछ, और तीसरा आपकी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल सरप्राइज जो है वो आजकल के दौर में बड़ा मानी रखता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पर बिल्कुल बातचीत करने की ज़रूरत नहीं, अपनी इंटरनल प्रिपरेशन रखनी चाहिए। अब चीज़ ये है कि ये न्यू नॉर्मल बना इसी वजह से कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में ये बड़ी खराबी रही कि इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को कभी हमने उनको नंगा नहीं किया, उनके झूठ को सामने दुनिया के नहीं रखा। ये पहली दफ़ा हमने थोड़ा बहुत कहना शुरू किया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। हमने तहकीकात भी की लेकिन कभी दुनिया को नहीं बताया। फिर दूसरा उसके साथ चीज़ ये है कि जब इंडिया ने बालाकोट कर ही दिया तो उसमें जो मिलिट्री रिस्पांस थी हम उस पर बड़े खुश हो गए, उस पर छलांगे मारी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब हमने हमारी जो सॉवरेनिटी वायलेट हुई है उसका काउंटर क्या होगा। सो हमें यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए था, कहीं वावेला मचाना चाहिए था कि ये कल को जब जी चाहे इंडिया इल्जाम आयद करे और चढ़ाई कर दे तो दुनिया कहेगी जी ठीक है ये, क्योंकि इट्स ए नॉर्मल नाउ। जरा रुक जाए आसिफ दुरानी साहब और खालिद खड़क साहब दोनों की तरफ में आता हूं। आसिफ दुरानी साहब, हमने क्वेश्चन नहीं किया हिंदुस्तान की बहुत सी चीज़ों को। हमने इंडियन पार्लियामेंट का अटैक जो था वो खासा कमज़ोर किस्म का स्क्रिप्ट था, हमने उसको चैलेंज नहीं किया। उड़ी वाला मामला भी खासा टेढ़ा था। फिर बाद में जो उनके बेस पे हमला हुआ 2016 में शुरू में पठानकोट पे, वो भी खासा अजीब मामला था और कहीं पर भी उन्होंने कोई अपने रिजल्ट भी नहीं बाद में ऐसे कन्विंसिंग दिखाए। लेकिन फॉरेन ऑफिस ने कहीं नैरेटिव शेपिंग नहीं की। बात यह फॉरेन ऑफिस जो है वो बैटल फील्ड में नहीं होता, जो आप सप्लाई करते हैं ISPR की तरफ से फॉरेन ऑफिस वही बताता है। जब तक अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे कोई इल्हाम नहीं होगा कि ये इन्होंने क्या फरमाया। जब ये बालाकोट के उसमें जितनी जो है वो बात सामने आई उसका वो आई टेक बैक यू टू 2008 जब बॉम्बे में वाकया हुआ, तो उस वक्त जो है इवन हमारा मीडिया को चूंकि बाकायदा ब्रीफ किया जा रहा था, तो देयर वाज अ टिट फॉर टैट मीडिया मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये डिपेंड करता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो कितने एक पेज पे हैं। इसलिए ये जनरल साहब को जो है वो ज़रा अपने जो क्रोनोलॉजी है उसको ज़रा ठीक करना चाहिए। अच्छा, क्विकली खालिद खड़क साहब, डू यू बाय दिस कि हमारी में कैपेसिटी नहीं है उसको नैरेटिव शेप करने की? क्या मसला क्या है हमारा? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आप देखें, मैं दिल्ली में रह चुका हूँ जिस वक्त टेस्ट हो रहे थे। मैं डिप्टी हाई कमिश्नर था 98 में। अच्छा, वॉज डिप्टी हाई कमिश्नर। अच्छा, उसमें यह है कि इंडिया के जो कॉन्टेक्ट्स हैं वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, एकेडमिक लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, अच्छा, और वो एक डेमोक्रेसी का जो एक वो है वेस्ट में एक बग है, वो उसकी वजह से इंडिया को एक एडवांटेज है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मोदी के आने से पहले इंडियन प्रोपेगेंडा जो होता था वो सटल होता था, उस पर सोफिस्टिकेशन होती थी। मोदी ने हमारे लिए ये अच्छा काम किया है कि उसने बड़ी मेहरबानी कर दिया। मेहरबानी है कि वो क्रूडनेस में हमसे भी आके निकल गया। हमारे उसमें जो है ना थोड़े से जो बात करते हैं वो करते हैं, तो क्रूड तरीके से कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एनालिसिस नहीं होता, सिर्फ नैरेटिव होता है। अच्छा, हमारे यहाँ अपने नुक्ते नज़र पे अपने मुल्क में लोगों नहीं बोलते, बल्कि या उसकी हिमायत करते हैं जो उसकी मुखालफत करते हैं। मतलब डिसेंट है हमारी। मेरा वक्त एक्चुअली बिल्कुल डिसेंट को हम समझते हैं कि ये तो गद्दारी है। हाँ, एग्जैक्टली। हालांकि डिसेंट आपको डेप्थ देता है, लेकिन अच्छा, तो इस वजह से जो है हमारे मुंह बंद रहते हैं।
मुंह मारे बंदर। इतने खुले नहीं हो सकते जितने। बड़ी इंटरेस्टिंग की डिस्कशन है, लेकिन नाज़रीन वक्त हमारा ख़त्म हो गया। हम में नैरेटिव शेपिंग की वो एबिलिटी और वो कैपेसिटी जो है इंस्टीट्यूशनल नहीं है जो हिंदुस्तान में है, और ये इस जंग का, ये जो परपेचुअल वॉर की सिचुएशन है, ये इसका एक बहुत अहम पहलू है। अमेरिका के पास, अमेरिका ज़्यादती भी कर रहा है अगर ईरान के साथ, तो भी उसके पास एक नैरेटिव शेपिंग एबिलिटी है जो हम बार बार देखते हैं। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।